कन्फ्यूजन की वजह से दिल्ली से 82 फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, 82 फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। मैं अभी दिल्ली से आया है। अभी आप लोग हाँ, किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी आप लोगों ने बुक कराया है क्या? हाँ, बुक कराया है। कितने में? 5,000 में। तीन महीने से तो काम नहीं चल रहा है, ना पैसा टिका है, ना कोई खाने को दे रहा है। क्या करें फिर? यहाँ टेम्पो टुक टुक वाले ये चल रहे हैं 400 500 रुपये 1 किलोमीटर के मांग रहे हैं। खाने को तो जेब में रुपये नहीं है, उन्हें 400 500 रुपये कहाँ से दे 1 किलोमीटर के। तो लगातार बसों के आने का सिलसिला जारी है और उसमें जो है वो श्रमिक आपको नजर आएंगे। कितने बजे घर से निकले थे? हाँ, सुबह 6 बजे निकले थे। सुबह 6 बजे निकले थे। अभी हो रहा है दिन के 3 बजे। ट्रेन कितने बजे है आपकी? पता नहीं। श्रमिक स्पेशल वाली ट्रेन से जाना है घर से 7 बजे। कहाँ जाना है? पटना बिहार जाना है। यानी करीब 8-8 10-10 घंटे का इंतजार जो है। और ये बस 1-2 नहीं है, यहाँ पे सैकड़ों बसें खड़ी हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। अभी जो आपने देखा वो आपके मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर नहीं दिखाई देता है। खैर, आप सभी को ईद मुबारक। लू चलने लगी है। पिछले दिनों 47.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान हो गया था। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि एम्स में एक सीनियर सैनिटेशन सुपरवाइज़र हैं हीरा लाल जी, उनका कोविड-19 से निधन हो गया है। इससे पहले वहाँ से रिटायर हुए एक मशहूर डॉक्टर जेपी पांडे का वहाँ एम्स में से रिटायर हुए हैं, उनका कोविड-19 से निधन हो गया है। मुंबई की स्थिति बहुत ख़राब है। मुंबई के डॉक्टर इस वक्त जो ऑफ रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड आपसे कहना चाहते हैं, एक बार मदहोश होने से पहले सुन लीजिएगा, उनकी बातें कहीं आपका पीछा ना करने लगे। मुंबई रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के महासचिव दीपक मुंडे ने हम पत्रकारों से, खासकर युवा पत्रकारों से अपील की है कि मुझे ऐसे नेताओं पर तरस आता है जो ना जागरूक हैं, ना महामारी के कारण पैदा हुई गंभीर स्थिति को समझते हैं। मैं पत्रकारों से विनती करता हूं कि नेताओं को बेवजह जगह ना दें, युद्ध भूमि से सीधा रिपोर्ट करें। हालात दिन ब दिन खराब होते जाएंगे। मेडिकल फील्ड, मेडिकल प्रोफेशनल्स, पुलिस, गवर्नमेंट सब अपनी तरफ से अपना पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर हम उसको ट्रायल्स बोलते हैं, जहाँ पर यंग और फीमेल्स को बचाने के लिए जो पेशेंट्स है, जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के हैं या एल्डरली है, उनको कम अटेंशन दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि सभी ने जो प्रिकॉशंस गवर्नमेंट और डॉक्टर्स ने दिए हैं उनको सख्ती से फॉलो करना चाहिए। जो सर्वेंट्स है, मॉर्चुरी के सर्वेंट्स, वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। KEM हॉस्पिटल में 3 सर्वेंट पॉजिटिव आए। ये सेमी स्किल्ड वर्क है, रातों रात इसकी जगह पे नया व्यक्ति हम नहीं लगा सकते हैं। इसके पीछे और भी अन्य रीज़न है, जैसे पेपर वर्क करने के लिए समय लगता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, सिस्टर्स, वर्कर्स सभी ओवरलोडेड है और उसके कारण यह घटनाएं हो रही है। मुझे लगता है कि सामान्य जनता ने इसे देखना चाहिए और एक इसकी तरफ से पेशेंट रहना चाहिए। ये जो सब हो रहा है, प्रशासन और रुग्णालय प्रशासन सब अपनी ओर से जोरकस प्रयत्न कर रहे हैं
मुझे लगता है कि उनको हमने साथ देना चाहिए और ऐसे वायरल वीडियो को नज़रअंदाज करना उचित रहेगा। मैं यह बात भी आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि जो बॉडी वहाँ पर पैक रखी गई है, वहाँ से इन्फेक्शन, किसी दूसरे को इन्फेक्शन होना नामुमकिन के बराबर है। तो क्या अब आप अपने डॉक्टर को नहीं सुनना चाहेंगे? जो हालात मुंबई में पैदा हुए हैं, 35,000 से ज़्यादा संक्रमित केस हो गए हैं वहाँ पर, वो हालात दूसरे शहरों में भी हो सकते हैं। ये बड़ा भयावह है कि ऐसी स्थिति आती हुई दिख रही है वहाँ के डॉक्टर्स एसोसिएशन को कि जब फर्क करना पड़ जाएगा कि हम पहले बच्चों को बचाएंगे और नौजवानों को बचाएंगे जिनकी ज़िंदगी अभी बाकी है, और जो बुजुर्ग हैं हम उन्हें छोड़ देंगे, ऐसी अमानवीयता पर, अनैतिकता पर मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने के लिए हमारे डॉक्टर। मुंबई के महाराष्ट्र के डायरेक्टर हैं हेल्थ स्वास्थ्य विभाग में, उन्होंने केरल से आग्रह किया है कि 50 डॉक्टर और 100 नर्स मुंबई को दें, जिनका वेतन और खर्चा मुंबई या महाराष्ट्र सरकार उठाएगी। तो ये हालत आपके देश में हो रही है। क्या इस वक्त जब भारत में 1,38,000 से अधिक केस हो चुके हैं, मुंबई से आ रही ये चेतावनी हवा में उड़ा देने लायक है, या इस वक्त हमें पहले से ज़्यादा गंभीर हो जाना चाहिए? हमारे सहयोगी सुनील सिंह मौजूद हैं हमारे साथ। सुनील, हम यही जानना चाहते हैं सबसे पहले कि ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, जो आपकी डॉक्टरों से बात हो रही है, जो वहाँ के नेताओं के ट्विटर हैंडल पे या बयानों में एक तरह से उद्धृत नहीं हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, परिलक्षित नहीं हो रही है, उन स्थितियों के बारे में आप मुंबई के और देश भर के दर्शकों को जरा आगाह करें। देखिए, मुंबई में आलम यह है कि रोजाना लगभग 2000 के करीब नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं, और अस्पतालों की हम संख्या देखें और मरीजों का अनुपात देखें तो अस्पताल कम पड़ रहे हैं, उसमें बेड कम पड़ रहे हैं। ये एक अच्छी बात सिर्फ ये है कि जो असिम्प्टोमेटिक यानी जिनके लक्षण नहीं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो सिम्प्टोमेटिक है और जिनको क्रिटिकल है ऐसे भी मरीजों की संख्या भी काफ़ी है। तो उनके लिए अस्पताल में जाना बहुत ज़रूरी होता है, और कभी कभी इंटेंसिव केयर यूनिट की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन वो उस पैमाने पर उपलब्ध नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उस पर तो लोड कम है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की हम बात करें तो स्थिति बहुत ही खराब है। उनको न सिर्फ डॉक्टरों की कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है, कमी पड़ रही है, बल्कि वार्ड बॉय जो स्वास्थ्य कर्मचारी लगते हैं काम करने के लिए, उनकी भी कमी महसूस हो रही है। और यहाँ तक कि जो मॉर्चरी, जैसे कि हमने तस्वीर देखी कि राजावाड़ी अस्पताल की, कि वो जो शव था वो लगभग 12 घंटे वहाँ पड़ा रहा, वैसी शिकायत उस वीडियो के दौरान की गई। हालांकि उसकी अब जांच की जा रही है, लेकिन ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि परिवार भी बहुत से हैं जो आगे नहीं आ पा रहे हैं। एक तो डर है, दूसरा जो कोई बीमार होता है तो उसकी जो परिवार को क्वारंटीन कर दिया जाता है, तो और या तो लॉकडाउन है तो पहुंच नहीं पाते। तो ऐसे में ही डॉक्टरों के ऊपर ही या फिर जो अस्पताल कर्मचारी उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि सब कुछ वही करें। कभी कभी अस्पताल तो शव को जो अंतिम संस्कार भी उन्हें करना पड़ रहा है। हालांकि इसमें मुंबई पुलिस का भी काफ़ी अहम रोल है, कई मुंबई पुलिसकर्मी भी उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि मरीजों की संख्या को देखते हुए, उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए अस्पतालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा जो दबाव है डॉक्टरों के ऊपर, लगातार उन्हें काम करना पड़ रहा है, स्टाफ की कमी है। अभी जो जानकारी मिल रही है, अगर हम थोड़ा सा व्यक्तिगत स्तर पर देखें, अपने अनुभव को देखें, बात करने के अलावा भी, तो आज सुबह से कम मुझे 2 से 3 ऐसे परिचित लोगों का फ़ोन आ गया कि वो पॉजिटिव पाया गया है और मुझे अस्पताल में भर्ती होना है, या फिर अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन सुनिए, बात यह है कि उनको कल पता चल गया या आज सुबह पता चल गया कि उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कहीं उन्होंने प्राइवेट में किसी तरह से करा लिया, लेकिन उनको बीएमसी का फ़ोन आने में लगभग कभी 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। भर्ती कराने में एक दिन कभी वक्त लग जाता है, क्योंकि जगह ही नहीं खाली है कि उन्हें भर्ती कहाँ कराया जाए। तो ये इस तरह का यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। और प्राइवेट में तो आप जानते हैं कि प्राइवेट में मैंने एक बड़े अस्पताल में मैंने फ़ोन किया और जानना चाहा कि किसी को भर्ती कराना है तो क्या मौका मिल सकता है, बेड मिल सकता है। तो यहाँ बताया गया कि स्थिति इस तरह की कि स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है और 1 घंटे में 12 के करीब फ़ोन आते हैं।
इस जानकारी के लेने के लिए कि क्या हम भर्ती हो सकते हैं, यानी इंक्वायरी आती है और फिर स्क्रूटनी कमेटी बैठती है और तय करती है। तो अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है, खास करके प्राइवेट वाले दबाव बना रहे हैं। ये जरूर है कि अब 80% जो है अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों के बेड भी सरकार ने अपने कब्जे में लेकर उसके इलाज करने की बात जरूर की है, लेकिन वो किस तरह से भरे जा रहे हैं, उसकी क्या स्क्रीनिंग है, वो पता नहीं चल पा रहा है। आप बड़े बड़े आपने देखा MMRDA में। हाँ, अपनी बात पूरी करें पहले। हाँ, आपने देखा कि MMRDA में 1000 बेड का एक अस्पताल बनाया गया है, अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। इसी तरह से नेस्को में बनाया गया है और कंदीवली दहिसर में भी बनाने की बात है। तो इनको भी व्यवस्था की जा रही है। महालक्ष्मी में एक बड़ा बनाया जा रहा है, जिसके लिए केरल से डॉक्टरों की बात की गई है कि डॉक्टर अगर मिल जाएंगे तो केरल में उन्हें, केरल के जो डॉक्टर अगर मिल जाएंगे 50 डॉक्टर और 100 नर्सें, तो महालक्ष्मी में उनके, यानी बनाए तो जा रहे हैं, बेड बना दिए जा रहे हैं, मशीनें लगा दी जा रही हैं, उपकरण लगा दिए जा रहे हैं, लेकिन उनको संचालित करने के लिए, देखभाल के लिए, इलाज के लिए डॉक्टर तो चाहिए। तो वो स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ कमी महसूस की जा रही है। हालांकि दावा यह है कि डॉक्टरों की कमी नहीं है, 1.5 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं और बाकी आयुष के डॉक्टरों को भी साथ में जोड़ा गया है, लेकिन स्थिति उतनी अच्छी नहीं। अब अभी आप देखें कि कायदे से ध्यान इस वक्त हेल्थ स्ट्रक्चर पर भी देना था, पर इस तालाबंदी के इस लंबे 2 महीने के वक्त को हमने करीब करीब हाहा ही में गंवा दिया है। अब आप राजस्थान से ही रोज़ 50 लोग फ़ोन करते हैं स्वास्थ्यकर्मी कि उनके पास डिग्री है, ये है, वो है, राजस्थान सरकार नहीं ले रही है। तो अगर वो योग्य हैं, डिग्री है, तो महाराष्ट्र सरकार ले ले, बिहार सरकार ले ले। तो इस तरह की सुविधाओं पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। जो बचपन के दिनों में हम कभी बारात आती थी तो स्कूल के, गांव के स्कूल को वैसे ही 10 घंटे 2 घंटे के अंदर बुहार देते थे और चौकी चादर बिछाकर सब कुछ तैयार कर देते थे, उसी टाइप का क्वारंटीन सेंटर बनाकर फोटो खिंचवा रहे हैं नेता लोग। जिस तरह से मुंबई के डॉक्टरों ने कहा है कि नेताओं को उनमें जागरूकता की कमी है और हालात की समझ के प्रति गंभीरता नहीं दिखती है। मैं अपने दर्शकों से बार बार कहना चाहता हूं कि ये स्थिति ना आ जाए कि बाद में आप नेताओं को कोसते रहें। जिस तरह से नेताओं ने हमें एक लापरवाह स्थिति में पहुंचा दिया है, हमें कम से कम इसके मेडिकल पक्ष को लेकर, इसके वैज्ञानिक पक्ष को लेकर ज़्यादा गंभीर रहना चाहिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 3000 से ज़्यादा ऑक्सीजन सहित बेड हैं इनके पास, लेकिन उतने ही बेड खाली हैं, बहुत कम बेड पर मरीज हैं। 250 ICU हैं, लेकिन 240 खाली हैं। लेकिन मुंबई क्या स्पेन, इटली या न्यूयॉर्क की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है? इस वक्त जो लग रहा है, हम शिवसेना बनाम बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस बनाम JMM बनाम खेल रहे हैं और लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। सुनील, हम ये जानना चाहते थे आपसे एक सवाल और, कि जो डॉक्टर हैं वो क्या कह रहे हैं। एक डॉक्टर ने तो ऑफ रिकॉर्ड ये कहा कि ये जो नेता हैं, एक काम कीजिए, आप उन्हीं से कहिए कि अपने 20-25 कार्यकर्ताओं को भेज दें, हमारे पास कम से कम 4th ग्रेड में स्टाफ कम है, कम से कम वही करके देख लें कि स्थिति कितनी भयावह है। जाहिर है आपके बोलने का तरीका शानदार है, आप उस तरह से चीख चिल्ला के, वो जो गोदी मीडिया टाइप का या टेलीविज़न का, इसमें कोई अपवाद नहीं है, आप जानते हैं इस भाषा में किसी को क्या कहा जाए। आप भले ही दर्शक को लगे कि आप बहुत शांत तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने दर्शकों को एक बार याद दिलाइए कि आपके शांत तरीके से बोलने का मतलब ये नहीं कि स्थिति गंभीर नहीं है, या अब जो आप देख रहे हैं 2 महीने पहले देख रहे थे, उसमें क्या अंतर आया है देखने में और उसके प्रति समझ में। सुनील, देखिए, थोड़ा सा मैं आंकड़ा बताना चाहूँगा डॉक्टरों की बात करने के पहले, तो आपको समझ में आएगी डॉक्टर किस हालात में काम कर रहे हैं। एक समय था कि जो रोजाना मुंबई का जो आंकड़ा आता था वो 500 के करीब समझे मरीज आते थे, नए पाए जाते थे। वो संख्या बढ़कर 1000 चली गई एक हफ्ते पहले, और पिछले एक हफ्ते से अब जो है कि वो 2000 पार कर गई है। तो इस अनुपात में मरीज बढ़ रहे हैं और दबाव जो है ज़्यादा, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की है तो सरकारी अस्पतालों पर दबाव ज़्यादा है। प्राइवेट निजी अस्पतालों में बहुत महंगा है, बहुत लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि अब सभी को जो है कि एक जिस तरह से कैप लगाया गया है और 80% बेड की को कब्जे में लिया गया है, तो कोशिश की गई है, लेकिन बहुत संभव नहीं है। और जो डॉक्टरों की स्थिति यह है कि उन्हें आराम करने के भी लिए नहीं मिल पा रहा है, लगातार उन्हें काम करना पड़ रहा है। दबाव इतना ज़्यादा है कि सभी मरीजों को वो अटेंड भी नहीं कर सकते और एक खतरा भी बना हुआ है। तो बहुत जगहों पर देखा गया है कि इसीलिए ज़्यादातर जो है नर्स हैं या फिर जूनियर
डॉक्टर्स हैं उन्हें ही लगाया गया है, उनके ऊपर भी दबाव काफ़ी बढ़ गया है। डॉक्टर है और कई जगहों पे हमने देखा है कि जो हालांकि जिन्हें 50 के ऊपर लोगों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन वैसे डॉक्टर भी लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि दूरी बनाकर वो जो है वो दिशा निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पर काम हो रहा है। स्टाफ की कमी, डॉक्टरों की कमी और मरीजों के ज़्यादा होने की वजह से बहुत कुछ दबाव उनके ऊपर है। और फिर जिस तरह से जो कहा दीपक मुंडे ने कि डॉक्टरों की नेताओं की बात कम सुनना चाहिए, उसका मौके पे आकर यानी कि ग्राउंड जीरो पे जाकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए, वो एक बात इसलिए उनसे थोड़ी सी बात अच्छी लगती है क्योंकि उन्होंने भी कहा कि कमी है, इस बात को समझने की जरूरत है कि डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है और लोगों को आगे आकर जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें आगे आकर उसमें योगदान करना चाहिए। खास करके जैसे 4th क्लास के जो वर्कर हैं वो उनकी बहुत कमी है। पिछले महीने यहाँ पे एक विज्ञापन दिया गया था कि वार्ड बॉय चाहिए कोविड वार्ड में काम करने के लिए। उसका कितना फायदा हुआ, कितने लोग आए ये पता नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि जो कर्मचारियों की बहुत कमी वहाँ पर महसूस हो रही है वह है अस्पतालों में, जिसका दबाव डॉक्टरों पर पड़ रहा है। जैसा मैंने कहा कि इलाज करने से लेकर अगर मौत हो जाती है तो उनकी बाकी प्रक्रियाओं को पूरा करना और कहीं और मुर्दा घर तक ले जाने की भी जिम्मेदारी अगर डॉक्टरों पे आ जाएगी, नर्सों पे आ जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में वो काम कर रहे होंगे, किस हालात में काम कर रहे होंगे। तो ये समझने की जरूरत है लोगों को। तो ये सरकार लग रहा है सुनील कि हम लोग अभी तक बढ़ानी है और किस तरह जी, और ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी डॉक्टरों की चुनौतियों को, उनकी मुसीबतों को नहीं समझ रहे हैं। और चूंकि वो जब समझने लगेंगे तो हमारा ध्यान स्वास्थ्य सुविधाओं के चरमराने पर भी चला जाएगा, है ना। तो अब हम सवाल ज़्यादा पूछ लेंगे, लेकिन अहंकार देखिए कि अभी भी किसी ने ये खम ठोक कर नहीं कहा कि कान पकड़ते हैं, पहले गलती हो गई, लेकिन अब हम जिला स्तर के अस्पतालों को ठीक करेंगे। मतलब इतना घमंड है हमारे नेताओं को कि हवा में उड़ा देगी वो जनता को अपने बनाए हुए पैकेज किए हुए तरह तरह के मुद्दों से। अभी भी नहीं कह रहे हैं, तो ये हालत है। और हमसे थरिया हड़ियां बजा के निकल जा रहे हैं कि डॉक्टरों का बड़ा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम अस्पताल के भीतर की व्यवस्था को अब हम मजबूत नहीं कर रहे हैं, उसी की स्थिति आज सबसे पहले देखिए जो भारत का सबसे अमीर जगह है वो उसका सामना कर रहा है कि उसके लिए अस्पताल में बिस्तरों की कमी हो गई है, आईसीयू बेड की कमी हो गई है, डॉक्टर की कमी हो गई है। तो अब आप कल्पना कीजिए कि ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति होगी। आपने पहले भी ध्यान नहीं दिया, मीडिया में लिखने वाले, बोलने वाले, न जाने हमने ही कितने एपिसोड किए होंगे, मगर किसी का कोई अलर्ट सिस्टम उस पर चलता नहीं था कि हाँ ये ध्यान देने की बात है। और अभी भी हम इन तरह के दुरूह स्थिति में फंसे हुए हैं। ये जो मुंबई की जो स्थिति है, इसलिए हमने देश की बात में पहले उठाया कि ताकि आप ठीक से दर्ज करें कि मुंबई के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने बोलने की कम से कम हिम्मत दिखाई। बाकी कई जगहों के एसोसिएशनों ने घुटने टेक दिए। वो देख रहे हैं कि पीपीई किट तक नहीं था, अंदर व्यवस्था नहीं है, कई तरह के आंकड़ों में झोलबाजी हो रही है। अहमदाबाद में देखिए कि किस तरह से गुजरात हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी है, लेकिन डॉक्टर बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुंबई रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने वक्त से पहले आपको चेतावनी दे दी है कि अब आप कम से कम डॉक्टरों को सुनना शुरू कर दें। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि कम से कम अब डॉक्टरों को ज्यादा से ज्यादा सिस्टम के भीतर से बोलते हुए बाहर आना चाहिए, इससे पहले कि ये नेता बेड़ा गर्क कर दें। उन्हें आकर सच्चाई देश के सामने रख देनी चाहिए। एक सच्चाई और आपको बताना चाहता हूं, ये जो ट्विटर पर बताया जा रहा है कि 40 लाख मजदूरों को श्रमिक स्पेशल से पहुंचा दिया गया है, ये सिर्फ ये एक वाक्य का अनुभव नहीं है, इसके भीतर भी कई प्रकार के अनुभव हैं। कोई मुझे बताए कि आखिर दिल्ली, यूपी, बिहार के रूट पर क्या इतनी भीड़ हो गई है कि ट्रेनें अब 60 घंटे, 70 घंटे, 80 घंटे ले रही हैं पहुंचने में। 21 तारीख को चली हुई ट्रेन 25 तारीख को भी नहीं पहुंच पा रही है। इतनी भयावह स्थिति है। और ये सारी चीजें रेल मंत्री के ट्वीट पर आपको पता नहीं चलेंगी जब तक आप देश की बात या प्राइम टाइम नहीं देखेंगे। तो ये ऐसी स्थिति क्यों है? एक यात्री ने बेंगलुरु से छपरा की अपनी यात्रा के बारे में वीडियो बनाकर भेजा है, ये देखिए। फिर लौट कर आते हैं तो बिहार के अलग अलग स्टेशनों में, इटारसी, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन यूपी में, क्यों मजदूर इतना हंगामा कर रहे हैं, क्यों वो भूखे प्यासे आतुर हैं एक गिलास पानी के लिए।
2 दिन से खाना हम लोग को नहीं मिला, बच्चे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूछा जाएगा तो। बोलिए भैया, इन लोगों को खाना आप कब खिलाए थे लास्ट? इन लोगों का खाना मिला कल ही दोपहर में मिला है। कितना बजे, कौन सा स्टेशन पे? वो स्टेशन का नाम याद नहीं है, जबलपुर में मिला था। अच्छा, केला मिला था। हाँ। और रोटी, सूखी रोटी और चटनी मिल रहा है खाने के लिए। हाँ, तो उस नहीं ढंग से पानी मिल रहा है, नहीं उसके बाद खाना पीना कुछ नहीं व्यवस्था है सही से। नागपुर जब क्रॉस किया, वहाँ ट्विटर पे मैंने ट्वीट किया, फिर मुझे बोला गया कि आप DRM जबलपुर को रिपोर्ट कीजिए। वहाँ मैंने रिपोर्ट किया तो खाना जबलपुर में मिला, नहीं तो वो भी खाना नहीं मिलता। हम लोग पढ़े लिखे हैं, ट्विटर चलाते हैं, ये गरीब मजदूर जिनको अच्छे से व्हाट्सएप चलाने नहीं आता है, ये क्या ट्वीट करेंगे, कैसे करेंगे? क्या व्यवस्था है हमारी सरकार की? हम लोग पढ़े लिखे हैं तो कर रहे हैं। अगर हम लोग नहीं होते तो जबलपुर में इनको भी ये भी खाना नहीं मिलता जो ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करने से मिला, वो भी नहीं मिलता। वो भी आप फोटो देख सकते हैं, सूखी रोटी मिली है अचार के साथ, है ना। अंदर घुस नहीं रोटी। हमारी सरकार क्या कर रही है? 20 लाख करोड़ आप किसको दिए मोदी जी? किसको दिए 20 लाख करोड़? किस गरीब को मिला? एक बात बताइए, ये ट्रेन बेंगलोर से चली है 20 तारीख को, हाँ, 6:40 शाम को। और ये किस रूट से आई है ट्रेन? ये ट्रेन बनारस गई थी क्या? नहीं, बनारस तो नहीं गई है। तो ये DRM साहब जो ट्वीट किए हैं कि खाना मिला है बनारस में, ये ट्रेन जब बनारस नहीं गई है तो खाना कैसे मिला है? बनारस नहीं गई है, खाना वाना वहाँ पर नहीं मिला है, बल्कि ये फैजाबाद होते हुए गोरखपुर आई है। हाँ, गोरखपुर में भी किसी बोगी में खाना दिया गया है। इसके पहले जबलपुर में भी किसी को खाना मिला, कहीं खाना नहीं मिला। फैजाबाद से ट्रेन चली है, अभी तक बस्ती नहीं पहुंची है। कहीं भी ट्रेन रुक जा रही है, कहीं भी खेत में। ये देखिए कैसे लोग बैठे हुए हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया गया हम लोग को बेंगलोर से। सिर्फ 2 बार खाना मिला है 66 घंटों में, और 3 लीटर पानी मिला है। और जंगल में कहीं भी रोक दे रहे हैं, 6-6 घंटे 4-4 घंटे लगा दे रहे हैं। जंगल में पानी मिलेगा, खाना मिलेगा क्या? ये देखिए, कोई सोशल जंगल में खाना और पानी नहीं मिलेगा। और पुलिस वाले बना के भेज रहे हैं, अगले स्टेशन पे खाना मिलेगा। अगले स्टेशन जा रहे हैं तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि भूख के मारे अगले स्टेशन पे खाना मिलेगा। ये हाल है हमारे भारतीय रेलवे का, श्रमिक स्पेशल ट्रेन का। थोड़ा दूर बस स्टेशन से बाहर आके और ये रोक दिया गया है यहाँ पे। और देखिए कैसे लोग उतर रहे हैं, वो देखिए कैसे लोग दौड़ रहे हैं। दौड़ के अभी खाना पानी मिला, लेकिन उतना से नहीं हुआ। 1 बोतल पानी से क्या होता है इतनी गर्मी में? देखिए कैसे लोग उधर से यहाँ से दौड़ के जा रहे हैं। क्या क्या मिला है आपको खाने में? दिखाइए। खाने में पूरी है और सोयाबीन आलू का सब्जी है, अचार है और मीठा है और चावल है। अभी ये ट्रेन कप्तानगंज से खुली है। कप्तानगंज से ये थावे होते हुए सिवान होते हुए छपरा ले जाएगी, जबकि गोरखपुर से डायरेक्ट रूट था इसको छपरा ले जाने का। लेकिन पता नहीं क्यों घुमाया जा रहा है इस ट्रेन को, इतना क्यों परेशान किया जा रहा है पब्लिक को। हम लोग थावे पहुँचे हैं अभी। कितना बज रहा है जी? टाइम कितना हो रहा है? 8:20 हो रहा है। जो 20 तारीख को 6:40 पे पहुंची थी ट्रेन, 23 तारीख को 8:40 पे पहुंची है। इतना बजे रात को थावे स्टेशन पे हैं हम लोग। आप फेंक दिए यार, वो सब इकट्ठा उठाने के चक्कर में फंस गए।
पत्थरबाजी कर रहा है सब, देखिए ना, पूरा पत्थर मार रहा है। हाँ जी, देखिए ना, ये सब शीशा फोड़ रहा है, देखिए पूरा पत्थर से भर गया, देखिए वो। ऐसे ही बस। और जब हम लोग वहाँ पे बनारस में ही बोले थे तो वो लोग दूसरे रूट से फिर घुमा रहे थे हम लोग गाड़ी, तो हम लोग वहाँ रिक्वेस्ट किए तो गाड़ी को इधर इंजन लगवा के नया इंजन लगवाए थे और बोले थे कि चलिए आप लोग को मुजफ्फरपुर के रूट में अति किया जाए। अब फिर यहाँ सर आने के बाद हम लोग को फिर यहाँ से वापस गोपालगंज और सिवान के रूट में बोल रहे जाने के लिए। हम लोग रात भर मरे क्या कहाँ जाए, कितना देर भूखा बर्दाश्त करेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। मैंने जाना है मुजफ्फरपुर, आपको सिवान भेजा जी, सिवान और गोपालगंज के रूट से अब बोल रहा है जाने के लिए। पत्थरबाजी किया, मुस्लिम विकलांग आदमी को मार दिया। हम लोग कुछ नहीं चलाया, ढेपा ऊपर विकलांग आदमी है, इसको बहुत मारा है, देखिए समझिए, सब मार दिया, देखिए हम लोग कोई नहीं किया। आप रेल मंत्री का ट्विटर हैंडल देखिए, वहाँ का मौसम गुलाबी मिलेगा। इस तरह की खबरें नहीं होंगी। बाकायदा विपक्ष में ये हिम्मत तो नहीं है, लेकिन ये रूट किस तरह से बदले जा रहे हैं। 24 घंटे की यात्रा 60, 70, 90 घंटे में कैसे पूरी हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। अभी जो हमारे पास खबर मिली है वो यात्रियों की दी हुई खबर है, आधिकारिक नहीं है। एक यात्री ने बताया कि मुंबई कटिहार एक्सप्रेस में जो चली है उसमें नागपुर के पास एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई, और अब गया के पास पहुंचते पहुंचते एक बच्चे की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर से भी एक बच्चे की मौत की खबर आई है। तो इस तरह से आप देखें कि हर जगह ये हंगामा हुआ चला जा रहा है। जो रेल मंत्री इस तरह की सूचनाओं को कभी ट्वीट नहीं करते कि एक बच्चा मर गया है ट्रेन में, हमें अफसोस है, खेद है, हम वहाँ पर कुछ कोशिश करते हैं। ज़रूर रेलवे के स्थानीय अधिकारी कुछ ना कुछ प्रयास कर ही रहे होंगे। हमारे साथ परिमल हैं, हमारे बाकी सहयोगी भी हैं। परिमल, हम ये जानना चाहते हैं, एक बात बताइए, 21 तारीख को सूरत से मुजफ्फरपुर के लिए एक ट्रेन चलती है और 24 तारीख तक नहीं पहुंच पाती है। हाँ, तो इतनी देर क्यों हो रही है? ये रूट डाइवर्जन का ये जो टैबलेट बांटा जा रहा है, आप यूं समझिए कि सामान्य दिनों में बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, बिहार के लिए गुजरने वाली ट्रेन जो यूपी से जाती हैं उनकी संख्या तो अनगिनत होगी, आधिकारिक संख्या नहीं है, लेकिन इलाहाबाद से ही कितनी ट्रेनें गुजरती होंगी दिन में, 200, 300, 400। अभी ऐसा क्या हो गया है कि इतना रूट डाइवर्जन हो रहा है? क्या ये मजदूरों को सताने का कोई नया फॉर्मूला निकल आया है? मैं ये समझना चाहता हूं कि क्यों हर दूसरी ट्रेन के साथ इस तरह का वाकया हो रहा है। देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत साफ है। स्पेशल ट्रेन का अगर रिकॉर्ड हम देखें पुराने समय से भी, तो बहुत ख़राब ट्रैक रिकॉर्ड है जब भी स्पेशल ट्रेनें चली हैं, और उसी कैटेगरी में ये श्रमिक स्पेशल भी है। यहाँ पे न लोगों के समय की कीमत है, ना उनकी परेशानियों की कोई सुनवाई है, ना उनको कोई जानकारी देनी ही रेलवे उचित समझता है कि उनको जानकारी भी दी जाए कि आपकी ट्रेन कहाँ जाएगी और कहाँ तक पहुँचेगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और तकलीफ़ में मुसाफिर होते हैं क्योंकि पारा बहुत हाई होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मेहनत के बाद उनको टिकट मिलती है, और उसमें जो तर्क दिया जाता है वो तर्क बेमानी सा लगता है। क्योंकि हर दिन अगर रोज़ाना रेलवे का ऑपरेशन हम देखें तो रेलवे करीब 13,500 के आसपास ट्रेन जो है रेलवे के पास है, और रोज़ाना करीब 6 से 7 हज़ार ट्रेन चलती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर यानी 2.5 से 3 करोड़ आबादी हम रोज़ दिन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। अब ऐसे में अगर आप ये कहते हैं कि बिहार और यूपी में कंजेशन ज़्यादा है, तो उस पर सवाल उठता है कि रेलवे जो ऑपरेशन आम दिनों में करती है,
आखिर आज उनको दिक्कत क्यों आ रही है, जबकि मुश्किल से 250 से 250 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं इस बीच में, तब कंजेशन की कौन सी बात आ जाती है। और ऊपर से क्या परिमल ट्रेन भटक जा रही है, तो भूख को लेकर परिमल, और जो ट्रेन है उसे जाना है गोरखपुर और ट्रेन पहुंच जा रही है पुरुलिया, जाना है कहीं और, जाना है जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना, यहाँ तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। गाने में तो समझ में भी आ जा रहा था याने याने प्यार हो गया, लेकिन इधर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि याने याने हो क्या गया। बिल्कुल, और रेलवे भी नहीं समझाना चाहती है, क्योंकि जो गलती एक बार हो जाती है उसको कबूल करने में बहुत परेशानी होती है। और इन ट्रेनों को देखेंगे तो वाकई सही बात है कि जिन ट्रेनों की लिस्ट हमारे पास है उसमें मुश्किल से 5 ट्रेनें हैं, लेकिन अगर अलग अलग जगहों पे देखें तो कहीं ज्यादा ट्रेनें रिकॉर्ड हुई हैं और इसके बारे में चर्चा भी हुई है कि इस तरीके से वाकया सामने में आया। रवि जी, यहाँ पे एक बहुत अहम चीज है कि जगह जगह स्टेशनों पे हम देखते हैं कि भूख पर लूट की बात आती है सामने में, और परेशानी में यात्री करे क्या जब उसको खाना और पानी नहीं मिल रहा है, तो इस मुसीबत में करे क्या, उसको जानकारी नहीं मिल रही है। इसी पे अनुराग से बात करना चाहते हैं परिमल। अनुराग, इटारसी में अगर आप देखें तो कई जगहों पर तो इटारसी पहुंचने में ही मुंबई से एक यात्री ने बताया कि 38 घंटे लग गए। तो वहां पे जो आप इटारसी का दिखा रहे हैं, कितनी इस तरह की घटनाएं हुई होंगी। और आप देखिए, एक तो लोग देखेंगे कि ये मजदूर हैं जी, ये तो ऐसे ही करेंगे, इनको छोड़ दो। तो ये एक तरीका है, वो मिडिल क्लास में घुस जाता है जल्दी। लेकिन आप बताएं कि इनको अगर आप 20 घंटे भूखे रखेंगे और एक पैकेट ब्रेड पकौड़ा का दिखाएंगे तो कोई क्या करेगा। देखिए, दो बातें रवि जी। इससे पहले जबलपुर से इस तरह की तस्वीरें आई थी, इटारसी स्टेशन से ऐसी कोई तस्वीर फिलहाल अभी हमारे पास नहीं आई थी, लेकिन रविवार को जो श्रमिक स्पेशल महाराष्ट्र से चली और इटारसी पहुंची है, अमूमन मेरा भी वो रूट था, मैं उस रूट से आता था, तो मुंबई से इटारसी तक पहुंचने में 12 से 13 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर 38 घंटे लग रहे हैं तो यकीनन इस गर्मी में भूखे प्यासे श्रमिक बहुत परेशान होंगे। लेकिन ये जो इंतजाम किए जा रहे हैं, ये भी सामाजिक संगठन और वहां का स्थानीय प्रशासन मिलकर लोगों के लिए ही कर रहा था। तो इस आपाधापी में एक बड़ी चीज ये होती है कि बहुत सारे लोगों तक, जो कमजोर हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन तक खाना पहुंच नहीं पाता, और आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारा खाना बर्बाद भी हो गया। तो ये बात मैं समझ सकता हूं कि समझना मुश्किल है, लेकिन समझने की जरूरत है, नहीं तो अंततोगत्वा नुकसान उन श्रमिकों का ही हो रहा है जिनको और आगे की यात्रा करनी है या जो उस खाने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें, जैसे मैंने कहा, जबलपुर के बाद इटारसी से आई हैं, चिंताजनक है। इस तरफ रेल प्रशासन को भी देखना होगा। ये व्यवस्था तो हो सकती थी, आप ट्रेन में आई थी जब बहुत दूर से पानी बिल्कुल। अजय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कल कई मजदूरों को मैं ट्रैक कर रहा था जो ट्रेन में यात्राएं कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर लोग यही बता रहे थे कि जबलपुर के बाद कुछ खाना नहीं मिला है। 20 घंटे 23 घंटे हो जा रहे हैं पानी के लिए, ट्रेन रुकती है तो उतर के गांव में जा रहे हैं, कहीं गांव वाले आ रहे हैं। ये जो फिर रेलवे के भीतर की अव्यवस्था जो बन गई है एक व्यवस्थित रूप से, आपने आज क्या देखा? ये सब जो दृश्य आप दिखा रहे हैं, उसकी कहानियां क्या हैं? देखिए रवि जी, इसमें बताएं, एक छोटी सी घटना आपको बताते हैं कि 23 तारीख की सुबह 20 तारीख को एक ट्रेन जो है वो स्पेशल ट्रेन मुंबई के कुर्ला से चलती है। वो 23 तारीख को सुबह बनारस पहुंचती है। उसमें एक शख्स रहते हैं जिनकी जी, अजय से हमारा संपर्क चला गया है, लेकिन हम आपको इसमें और भी बता दें कि वो 21 तारीख को सूरत से चली ट्रेन थी जो आपने छपरा में मजदूरों को हंगामा करते देखा और काफ़ी उन पे लाठियां बरसाई गई हैं। उनकी तरफ से भी अधिकारियों पर पथराव की खबरें आई हैं। पूर्णिया में जो सूरत से ट्रेन चली थी 21 तारीख को, वो इतनी देर हो चुकी थी कि पूर्णिया से पहले एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ 2 घंटे जाकर रुक गई। तो किसी को समझ में नहीं आया क्यों रुक गए। वहाँ भी हंगामा हो गया, लोग पेड़ पर चढ़ गए, आम तोड़कर खाने लगे। ये सारी खबरें आप रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर क्यों नहीं देखते हैं? क्या इसे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? इन सब सवालों के बारे में सोचते रहिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे। तब तक रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर जाकर आप खुद भी ऐसी खबरों को ढूंढते रहिए।
तानाशाही फरमान सुनाया, जैसे अंग्रेज राज के तहत किसानों को फरमान सुनाए जाते थे, ऐसा फरमान आया भी हम नारा दिया गया है मेरा पानी मेरी विरासत। ये खोखला नारा है क्योंकि हमारे क्षेत्र में घग्गर नदी बह रही है, उसका जो पानी है कुछ फैक्ट्रियों ने पोल्यूट कर दिया है। वो चंद फैक्ट्रियों का गंदा पानी नहीं बंद करवा सके, घग्गर नदी को नहीं साफ कर सके, निचले पानी की क्या बात कर रहे हैं। तो यदि उनको इतनी चिंता होती पानी की, पहले भुना शुगर मिल चलाते, दूसरी फसलों की भाव की और मंडीकरण की गारंटी लेते, तो किसान अपने आप धान का एरिया कम करता था। किसान की भी चिंता पानी वाली। किसानों से न टकरो, खट्टर सरकार होश में आओ। इस नीति का कड़ा विरोध करते हैं। आज ये चेताने के लिए आए हैं, हम तैयार हैं इस बार सरकार के साथ लठ उठा के भी लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। तो टिड्डी दलों की घरेलू उड़ानें जारी हैं। राजस्थान के दूर दराज के इलाकों से ये शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश पहुंची, अब जयपुर राजधानी पहुंच गई हैं, कहीं दिल्ली ना आ जाएं ये टिड्डी दल। सोहित हमारे साथ हैं, आज घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं, तो मेरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आप दीर्घ उत्तर दें और बताएं कि इससे संबंधित क्या क्या जानकारियां हैं। देखिए रवि जी, सबसे पहली बात यह है कि आज क्योंकि पहला दिन था तो काफ़ी परेशानी कम से कम महाराष्ट्र में इसलिए भी देखने मिली क्योंकि कल शाम तक लोगों को पता नहीं था कि उड़ानें होंगी या नहीं। क्योंकि कल दोपहर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अब तक चीज़ें साफ नहीं है तो हम थोड़े दिन बाद उड़ाने शुरू करेंगे। शाम को हम लोग जो हमारी कार्यक्रम है वहाँ पर नवाब मलिक ने कहा था कि 25 उड़ानें उड़ेंगी, 25 जहाज़ जो है वापस आएंगे। तो लोगों को रात को 12, 1, 2 बजे तक सुबह जानकारी मिली है कि उनकी फ्लाइट्स हैं। उसमें से भी कई लोग जब सुबह पहुंचे हैं तो वहां पर फ्लाइट्स उनकी कैंसिल हो गई थी। 4 किलोमीटर के लिए रवि जी, 4 किलोमीटर के लिए टैक्सी के लिए 1,500 रुपया दे के लोग आ रहे हैं क्योंकि गाड़ियां नहीं हैं। और ये बात जब लोगों को पता चली तो कुछ लोग इसका फायदा भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एयरपोर्ट पे तो हमने देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है। मुझे ये बात आज तक नहीं समझ में आई कि आप एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, हवाई जहाज में कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखने का फायदा नहीं है, हम तीनों सीट भर देंगे। एयरपोर्ट में आप कह रहे हैं कि गाड़ी आप एयरपोर्ट आ सकते हैं, आपको अपने गांव भेजा जाएगा या अपने घर भेजा जाएगा। एयरपोर्ट तक आप आ जाते हैं, हवाई जहाज ले लेते हैं, लेकिन जब आप मुंबई पहुंचते हैं तो यहाँ पर ना ही बस की सुविधा है, ना ही दूसरी गाड़ियों की कुछ सुविधा है। लोग निजी गाड़ियां बुला रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से पालन होना चाहिए, लॉकडाउन का जिस तरह से पालन होना चाहिए, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे। लेकिन अच्छी बात भी ये है, जैसे एक परिवार जो उनकी पत्नी थी वो 3 महीने से लखनऊ में थी, ईद के दिन आज वो वापस लौटी हैं और पूरा परिवार आज ईद के दिन मिला है। तो अच्छी बात ये भी है कि लोग अपने घर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन परेशानियां बहुत ज़्यादा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसके लिए कोई कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा कई सारे बदलाव आज से जो एयरपोर्ट पर देखने मिलेंगे। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, दूसरा जिस तरह से आपको पर्सनली चेक किया जाता था वो दूर से चेक किया जा रहा है। जो एयर होस्टेस हैं या जो दूसरे लोग हैं वो पीपी किट पहन कर आ रहे हैं। तो आप जब हवाई जहाज में भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप कोई आईसीयू के अंदर आए हैं, क्योंकि उस तरह से पूरा सेटअप वहां पर किया गया है। इसकी शुरुआत जरूर कर दी गई है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का असर होता है और क्या बदलाव किया जाता है। क्या प्रशासन जिस तरह से मजदूर परेशान हुए तो और उससे कोई सीख नहीं ली, तो जब दूसरे जो मिडिल क्लास और अमीर लोग हैं वो जब जाने लगे हैं तो वहां पर कुछ सीखते हैं और बदलाव लाते हैं। जी, मिडिल क्लास इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है, ईएमआई चुकाने के पैसे नहीं हैं, सैलरी नहीं मिल रही है। फरीदाबाद से जो ठेके पे स्कूल की बसें चलती हैं उनके ड्राइवर साहब ने एक फ़ोन किया और फ़ोन करते करते रोने लगे
और बताया कि वो हज़ारों की संख्या में हैं और आपके पांव पकड़ते हैं कि हमारा मुद्दा उठा दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे मुद्दों का क्या करें, क्या हमारे उठा देने से उन्हें पैसा मिल जाएगा। हमने मज़दूरों की इतनी तकलीफ़ दिखाई, वो समस्याओं को ट्रेन के भीतर शिफ्ट कर दिया गया, मज़दूर वहाँ परेशान है, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन कोई अगर मुझसे दुगनी उम्र का, 1.5 गुनी उम्र का कोई बुज़ुर्ग कहता है कि हम आपके पाँव पड़ते हैं तो शर्म आती है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, लेकिन सोहित की रिपोर्ट बता रही है कि ये जो दिन हैं वो शेखियों के मिट जाने के दिन हैं। हवाई यात्राओं के यात्री कितनी शेखियों में एयरपोर्ट पर नज़र आते थे, लेकिन सोहित बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जहाज़ के भीतर आईसीयू का समा है, हर तरफ आईसीयू नज़र आ रहा है। ब्रेक के बाद हम ईद की बात करेंगे। किसी से मिलने की कसक रह गई, कहीं पहुंचने की तड़प रह गई। ये कैसी ईद आई है इस बरस, मुलाकातों की ना होकर मलालों की हो गई। आप सभी को ईद मुबारक। गाजी इस्लाम साहब ने एक नज़्म लिखी है इस मौके पर। उनकी नज़्म के साथ हम अपनी तरफ से कुछ तस्वीरें जोड़े जा रहे हैं। आप सभी के लिए, आपकी खिदमत में ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। न दोस्तों की महफ़िलें, न दिलबरों से मजलिसें, मिठाइयाँ न खोर में, न कहकहे न रत जगे, कि हुक्म है गनीम का, अताते वबा करो, दुबक के अपने घर रहो। न अब के तुम गले मिलो, सलाम दूर से करो, नई ये रीत पर गई कि दस्त यार मस न हो, मिलाप में लमस न हो, जहाँ पे हो वहीं रहो, ज़रा भी टस से मस न हो। सभी तबीब शहर के, सभी ख़तीब शहर के, तमाम अमीर शहर के, बजुज़ गरीब शहर के, हैं मुत्तफ़िक़ बिला फ़सल के नागुज़ीर हो गया मुआशरे में फ़ासला। कलाम में भी फ़ासला, सलाम में भी फ़ासला, दिलो नज़र के बैन बैन, गुदाज में भी फ़ासला। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मुफ्तियान शहर ने भी कह दिया है बरमला, कि इन दिनों में है रवा नमाज में भी फ़ासला। खुदाए हर बुलंद पस्त, कसम तेरी खुदाई की, जलाल किब्रियाई की, कि हम में है कहाँ सकत, बजुस तेरी न्यास के, कि इस बला से बच सकें। है वास्ता तुझे तेरी करीम ये सिफ़ात का, वसीला करम तुझे तेरे हबीब पाक का। मुसीबतें जहान की बज़ोर कुन तू टाल दे, तू अपने बंदगान को वबा के इस वबाल से निकाल कर अमान दे। ज़मीं को फिर से इज़्न रक़्स ज़िंदगी का दान दे।